गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, मैंने यूपीएससी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए और उन वीडियोस के तहत मैंने सीखा कि आप लोग शायद मेरी वीडियोस को थोड़ा बहुत पसंद करें। तो उसी सीरीज़ में मैं आपके लिए अब शुरू करने वाला हूँ GS1 सोसाइटी सब्जेक्ट, जिसमें मैं आपको सोसाइटी से रिलेटेड हर एक टॉपिक को पढ़ाऊँगा, फिर उसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। अभी दोस्तों, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जीएस का जो ये सोसाइटी वाला पोर्शन है, इसको हम 6 से 7 या 10-15 वीडियोस में इसको हम कवर कर लेंगे और इससे यूपीएससी मेंस में 75 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है। पहले हम लोग इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके टॉपिक्स को हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके सिलेबस को समझेंगे। अभी आपको बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रही होगी उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने पंखा चलाया है और जिसकी वजह से थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही है। फिर भी मेरा माइक जहाँ तक कंट्रोल कर पा रहा है वो करने की कोशिश कर रहा है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं टपना नहीं चाहता हूँ, इसलिए पंखा चला लिया है। अगर आपको आवाज़ ना सही है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं फिर आइंदा से बंद रखूँगा, वरना आज आप इसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले तो हम इसका सिलेबस देखेंगे। देखिए, आपको करना क्या, आपको नोट्स ज़रूर बनाते चलना है। और अभी हम सोसाइटी पढ़ रहे हैं, जो सोशल जस्टिस है उसको अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। सोशल जस्टिस हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सोसाइटी पढ़ेंगे और सोसाइटी का पहले सिलेबस आपका क्या है ये हम समझेंगे, ठीक है। यूपीएससी का जो सिलेबस आप अगर देखे होंगे GS1 का, तो उसमें स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें लिखी हैं। उसी को हम 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। तो जो आपका पाठ्यक्रम है उसको हम एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपका जो सिलेबस है वो कहता है, ठीक है। तो सिलेबस में जो चीज़ें दी गई हैं उनको आपको डिटेल में देखना है, ठीक। पहली बात, आपके सिलेबस में क्या दी गई है, पहला पॉइंट। सिलेबस में पहले बोला गया है कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, है ना। जो भारतीय समाज उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, ये आपका क्या है, सिलेबस का पहला पॉइंट। यानी इंडियन सोसाइटी हमारी कैसी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जाति व्यवस्था, परिवार, है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। तो उन सभी चीज़ों को हमें देखना है पहले टॉपिक के अंदर, ठीक है। जाति भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं यानी मुख्य विशेषताएं, तो ये है ना, फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना। उसके बाद है भारत की विविधता, इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन होगा। भारत में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, तो अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं भारत में। तो उस डाइवर्सिटी के बारे में आपको भारत में जो विविधता है, डाइवर्सिटी इन इंडिया, उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ये आपके सिलेबस का मुख्य बिंदु है, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट है वो है महिला संगठन की भूमिका, महिला एवं महिला संगठन की भूमिका, ये आपका टॉपिक है। तो महिलाएं जो हैं, महिला को कैसे सशक्तिकरण किया जाए, महिला को कैसे एम्पावरमेंट किया जाए, उनका रोजगार में कैसे वृद्धि हो, और महिला संगठन व्यवस्था यानी महिलाओं के लिए संगठन बने, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको कैसे और बढ़िया किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमें इसके तहत पढ़नी होगी, ठीक है। अगर आगे बात करें तो आगे आपका जनसंख्या मतलब जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है, जनसंख्या वृद्धि के नुकसान क्या होंगे, प्रभाव, ये सारी चीज़ें है ना, और इससे संबंधित मुद्दे, और इससे संबंधित जो मुद्दे होंगे अन्य, उनको हमें देखना है, संबंधित मुद्दे। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसी के अंदर में आ जाती हैं, ठीक है। तो जनसंख्या और जनसंख्या संबंधित मुद्दे भी इसी के अंदर आ जाएंगे, है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, और इसमें शहरीकरण, है ना, शहरीकरण यानी जो लोग शहर में रह के बस जाते हैं गांव से जाके, है ना, तो शहर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा शहर में वृद्धि हो रही है जनसंख्या का, तो ये शहरीकरण होता है, ठीक है। शहरीकरण और उनकी समस्याएं, समस्याएं इनकी क्या है, शहरीकरण ज़्यादा होने से क्या समस्याएं हैं, है ना, क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें समस्याएं, और साथ में उनके उपचार, और इनके उपचार क्या होंगे, अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो उनके उपचार क्या होंगे, क्या किया जाए कि शहर की जनसंख्या को काम में लगाया जाए, उसका कंट्रोल किया जाए, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो शहरीकरण और इसकी समस्याएं और इसके उपचार, ये चीज़ें हमें सिलेबस में मेंशन की गई हैं। अगला जो आपका है भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, ठीक है। भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव यानी कह सकते हो वैश्वीकरण, है ना, ग्लोबलाइजेशन, हमें इसमें पढ़ना है। तो सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, हमें इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ना है। इकोनॉमी में अलग तरीके के हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ठीक है। इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, सोसाइटी की बेस पढ़ेंगे, सोसाइटी में कैसे चेंजेस आए, युवाओं यानी कि यूथ में क्या चेंजेस आए, फीमेल पे क्या उसका असर पड़ा, ठीक है, वृद्धों पे क्या असर पड़ा, ठीक है, और सभी पे ऊपर, लड़कियों के ऊपर क्या असर पड़ा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम
वो वैश्विक गढ़ के अंदर में पढ़ते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कीवर्ड्स है कह सकते हो, जिनके बारे में हमें डिटेल में समझना होगा। आगे की वीडियोस में हम लोग इसको समझेंगे। ठीक, अगला जो आपका पॉइंट बन जाता है वो है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? ठीक, धर्मनिरपेक्षता और उसके साथ साथ सांप्रदायिकता, है ना, सांप्रदायिकता क्या होती है ना, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ये आपके टॉपिक्स हैं, ये आपके सिलेबस क्या है, टॉपिक है जो आपके सिलेबस में मेंशन किए गए। ठीक है, क्षेत्रीयवाद, है ना, क्या कह सकते हो, क्षेत्रवाद, है ना, रीजियनलिज्म, है ना, ये आपका टॉपिक है बेसिकली, है ना। और सामाजिक सशक्तिकरण, ठीक, सामाजिक सशक्तिकरण ये आपका टॉपिक है। ठीक, सामाजिक सशक्तिकरण ये आपका टॉपिक हो गया, है ना। इसमें समाज में जो विभिन्न लोग रहते हैं, महिलाओं, वुमेन्स, है ना, लड़कियों, इन सबके सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, इनको कैसे पावर में, मतलब इनको कैसे बढ़ाया जाएगा, कि ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर में पढ़नी होती है। ठीक है, और आपका जो लास्ट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है आपका सोसाइटी, मतलब इकोनॉमी में भी दिया है, गरीबी, है ना, गरीबी संबंधित मुद्दे, है ना, गरीबी एवं गरीबी संबंधित मुद्दे, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गरीबी एवं गरीबी संबंधित मुद्दे, यानी पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए, है ना, क्योंकि ये ज्योग्राफी में भी है, हिस्ट्री में भी, मतलब उसमें ज्योग्राफी में तो है, उसके इकोनॉमी में भी है, और उसके साथ साथ सोसाइटी में भी है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है ना। गरीबी के फिजिकल रीजन्स भी होते हैं, सोसाइटियल रीजन भी होते हैं, और आपके इकोनॉमिकल रीजन भी होते हैं, तो उस सभी के बारे में हमें इसमें पढ़ना होगा। तो ये आपका सिलेबस है जिसमें हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं के बारे में, और इसके बारे में थोड़ा, मतलब देखो, आपको एक बात याद रखनी है कि सोसाइटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस बहुत ज़्यादा आपको इसमें करंट अफेयर का नॉलेज होना चाहिए, एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत ज़्यादा होने चाहिए, वो हम धीरे धीरे इसमें सीखेंगे, है ना। तो आज अब हम शुरू करते हैं भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, जो कि आपका पहला टॉपिक है ना। तो ये आपको याद रखना है, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको इसका सिलेबस बताया कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अब हम बात करेंगे कि भारतीय जो अपना इंडियन कल्चर है, इंडियन सोसाइटी है, वो कैसे जो है अलग है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब एक बात आपको याद रखना है कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा भारत सबसे अलग क्यों है ना, तो सबसे अलग क्यों है, इसका क्या रीज़न हो सकता है, आप बता सकते हैं कमेंट में मुझे कि इंडिया इतना अलग क्यों है सबसे, है ना। इंडिया में ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी खास बात है इसकी वजह से इंडिया हमारा अलग है सभी देशों से। ठीक, तो क्या है ऐसी चीज़ें, तो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषता, ये आपका टॉपिक ही है ना, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। ठीक, ये आपका टॉपिक है। ठीक, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये आपका टॉपिक है। ठीक, ये आपका पहला टॉपिक है। ठीक, ये कह सकते हो पहला चैप्टर है। तो भारतीय समाज की पहली विशेषता, मतलब मुख्य विशेषताओं में अगर हम बात करें, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषता क्या, तो आप क्या बता सकते हो। ठीक है, तो भारतीय समाज की जो पहली मैं मानता हूँ कि मुख्य विशेषता होनी चाहिए, वो ये है कि हमारा जो भारतीय समाज है, अपना जो इंडियन सोसाइटी है, वो मूल्यों से बना हुआ है। मूल्य मतलब वैल्यूज, किससे बना, वैल्यूज। अब किस प्रकार की वैल्यूज, है ना, कुछ वैल्यूज होती हैं। जैसे आप एथिक्स का पेपर अगर पढ़ोगे, है ना, जीएस पेपर पढ़ो, तो एथिक्स में आपकी ऐसी वैल्यूज हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ऐसे वैल्यूज होती हैं। वैल्यू मतलब वो नहीं कि कोई कीमत नहीं। जैसे मैं पूछूँ इस रजिस्टर की वैल्यू क्या है, तो रजिस्टर की वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू है कि तुम सोच नहीं सकते हो, अमूल्य है ना, अमूल्य है, कोई इसका मूल्य नहीं लगता, क्योंकि इसको साफ करने में काम आए। हम कपड़े से उतने अच्छे तरीके से साफ नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे तरीके से ये साफ करें। अगर रेट पूछे तो इसका रेट 20 रुपये है, लेकिन वो रेट नहीं, हम इसका मूल्य पूछे, इसकी कीमत क्या है, कीमत वो वाली नहीं जो हम रेट में तय करते, वो नहीं, इसकी एक्चुअल में जो कीमत है, इसको साफ करने के इस्तेमाल करेंगे, तो इससे अच्छा साफ शायद कोई ना कर पाए, क्योंकि ये बनाए ही उसी चीज़ के लिए गया है। तो इंडियन सोसाइटी जो है वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है, वो ऐसे वैल्यूज़ नहीं, नॉर्मली पारंपरिक वैल्यूज़। पारंपरिक का मतलब क्या, जो सदियों से चली आ रही, ठीक। और उसके साथ साथ अपना जो इंडिया है वो बहु संस्कृतियों पर डिपेंड करता है, यानी बहुत सारे कल्चर, बहु संस्कृति वाला,
यानी अपना जो इंडिया है वो एक कल्चर उसमें नहीं है, अलग अलग कल्चर। पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे इतना बड़ा इंडिया है और उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के खाने, अलग अलग तरह के वस्त्र, अलग अलग तरीके से भाषाएं, अलग अलग तरीके से बोलियाँ बोली जाती हैं और समझी जाती हैं और देखी जाती हैं। तो ये हमारे इंडियन सोसाइटी को दिखाता है कि हमारा इंडियन सोसाइटी कैसे अलग है सभी चीज़ों से। ठीक, तो ये बात। और अगर हम बात करें तो हमारा जो मतलब हमारी जो सोसाइटी है वो पूरी दुनिया को एक मानती है। वसुधैव कुटुंबकम की बात आपने सुनी होगी। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है कि पूरी वसुधा मतलब पूरी धरती एक कुटुंब है। कुटुंब मतलब एक में सभी लोग साथ साथ, ये बात है ना, यानी हम साथ साथ हैं। मूवी देखी होगी तो वही समझो कि हम सभी लोग क्या हैं, साथ में, अलग नहीं है, दूसरे नहीं है, पूरी दुनिया के लोग एक ही हैं। ये भारत की विचारधारा है, भारत की समाज के प्रति एक नजरिया है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे भारतीय समाज की मतलब मुख्य विशेषताओं के तौर पे है। ये भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं जब आपको लिखनी है तो इसका ये क्या बना सकते हो, ये आप उसमें जो है उसमें भूमिका में लिख सकते हो, है ना, कि हमारा भारतीय समाज पारंपरिक मूल्यों तथा बहुसंस्कृतिवाद से प्रभावित है ना। या इस तरीके की चीज़ें हमको दिखती हैं। हमारा भारतीय समाज वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली नीति का पालन करता है, इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक, अब अगर हम बात करें तो भारतीय समाज के, इसको आपने अगर लिख लिया होगा, लिखते चलना, मेरे साथ नोट्स बनाते जरूर चलना, क्योंकि नोट्स बनाओगे वो आपके बहुत काम के होंगे। शॉर्ट नोट्स होंगे बिल्कुल भी, उसमें ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, सबसे बड़ी बात तो यही होगी, और लिखना भी बहुत कम पड़ेगा, उसके साथ आपके नोट्स अच्छे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय समाज के यहाँ बात करें भारतीय समाज के गुण या कह सकते हो, अभिलक्षण, लक्षण बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो भारतीय समाज के लक्षण यहाँ पे मैं बोल देता हूँ। भारतीय समाज क्या क्या प्रदर्शित करता है। तो जो भारतीय समाज प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि भारतीय समाज ऐसा है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो भारतीय समाज अगर आप देखोगे तो भारतीय समाज में कुछ ही चीज़ों को प्रदर्शित करता है। पहली चीज़ अगर हम बात करें तो भारतीय समाज में क्या है, विविधता, डाइवर्सिटी, विविधता। ठीक, विविधता में एकता भी है ना, इसको हम बात कर सकते हैं। भारतीय समाज की विविधता में एकता है। हम अलग भले ही हो, हमारा जाति धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सभी लोग क्या हैं, एक फीलिंग दिखाते हैं कि हम सभी लोग एक हैं। तो ये बेसिकली दिखाता है कि भारतीय समाज अलग अलग तो है, विविधता तो है, डाइवर्सिटी तो है, खान पीन अलग है, लेकिन हम सभी लोग एक हैं। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसमें अगर आपने कभी देखा होगा तो उसमें अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, फिर भी वो एक साथ रहते हैं। ये दिखाता है कि भारत में विविधता की एकता को कितना अहम देखा जा सकता है। तो ये बेसिकली भारत में विविधता में क्या है, एकता है। उसके साथ अगर हम बात करें तो परंपरावाद, परंपरावाद का मतलब क्या होता है कि जो परंपरा से चली आ रही थी, है ना, जो पुराने समय से चली आ रही है वो चीज़, है ना। और उसके साथ साथ परंपरावाद तो है ही, लेकिन साथ में आधुनिकता को भी समन्वित किया गया है। यानी कि जो हमें पुरानी चीज़ें तो ठीक है, परंपरा तो आ रही है, लेकिन साथ में हम आधुनिक चीज़ों को भी बना रहे हैं। तो परंपरावाद एवं आधुनिकता, आधुनिकता का समन्वय, आधुनिकता का समन्वय, आधुनिकता का समन्वय, तो ये चीज़ है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भारतीय समाज में परंपरावाद भी और साथ में आधुनिकता, यानी पुरानी चीज़ों और नई चीज़ों को दोनों को समाहित करने का, समायोजन करने का क्षमता हमारे देश में है ना। कोई नई चीज़ आती है तो उसको अपने तरीके से हम ढाल लेते हैं, है ना। ये हमारी खास बात है, अपने भारतीयों की खास बात। अगला अगर हम बात करें तो हमारा जो भारतीय समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब क्या है, हाँ, पितृसत्तात्मक समाज का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे जो पिता का वंश ही माना जाता है ना। मतलब कह सकते हो कि जो मेल होगा, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना, मेल डोमिनेट करता है हर एक फील्ड में, है ना। पितृसत्तात्मक समाज, समाज का वर्चस्व, पितृसत्तात्मक समाज का वर्चस्व। हाँ, एक और बात मैं बता देना, जो मेरे नोट्स में जिससे पढ़ा रहा हूँ वो धर्मेंद्र झाकर सर है, जिन्होंने फिर 4 टाइम्स इंटरव्यू दिया है, तो उनके नोट्स से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उनको भी इस वीडियो का क्रेडिट जाता है। मैं बस पढ़ाने के लिए आया हूँ, मुझे पढ़ाने के चाहिए। बहुत सारे नोट्स थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी थे। सर के नोट्स बहुत ही ईजी हैं, मैंने इनका बैच ले रखा है आंसर राइटिंग का, तो उसी से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको भी चीज़ें सस्ते में हल्के में मिल जाए और आपको भी दिक्कत ना हो। और जाहिर सी बात है कि धर्मेंद्र झाकर सर भी इससे कोई उनको दिक्कत नहीं होगी। उनका भी यही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें और कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो फिलहाल के लिए तो ये पितृसत्तात्मक समाज है ना। हमारे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, मेल डोमिनेट करता है। कोई बड़ा निर्णय लेना है, बच्चे की शादी करना है, किससे करना है, कब करनी है, कहाँ करनी है, सब डिसाइड करने वाला कौन होंगे, पिताजी होंगे, दादाजी होंगे, है ना। ये करेगा। अगर
मेल डोमिनेटिंग है तो पिता के बाद उसको मतलब उसका लड़का, फिर उसके लड़के के बाद उसका लड़का, इसीलिए हमारे भारतीय समाज में मतलब महिलाओं को इतना जोर नहीं दिया जाता। लेकिन फिलहाल के लिए भारत के कई सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर मातृसत्तात्मक समाज भी है। मातृसत्तात्मक जैसे फीमेल डोमिनेटिंग समाज है, वहाँ पे फीमेल डोमिनेट करती है, वहाँ पे कोई भी निर्णय लेना है तो फीमेल ने, है ना। जैसे मान लो घर पे कोई बहुत बड़ा फ्रिज लाना है, अब फ्रिज कितने रुपए वाला आएगा ये डिसाइड मम्मी करेंगी, है ना, और कौन सा आएगा ये भी मम्मी डिसाइड करेंगी, है ना। बच्चे की शादी करनी है, कहाँ पे करनी है, किससे करनी है, मम्मी डिसाइड करेंगी। तो उसको हम बोलेंगे मातृसत्तात्मक समाज। और सबसे बढ़िया समाज क्या है, दोनों के बीच में बैलेंस हो, है ना, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। मातृसत्तात्मक भी हो, पितृसत्तात्मक भी हो, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो माता पिता दोनों का रोल होना चाहिए। तो ये बेसिकली बात। अगर हम बात करें और क्या हो सकता है, तो और अगर हम बात करें तो हमारा जो समाज है वो एक बहुभाषीय समाज है। बहुभाषी मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी भाषाएं। बहुभाषी समाज, बहुभाषी मतलब क्या है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जैसे मेरी कौन सी भाषा है, हिंदी में बोल रहा हूँ, है ना। और जैसे आप और कहीं पर जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं पंजाब जा रहे हैं तो वहाँ पे पंजाबी मिलेगी। आप नॉर्थ मतलब ईस्ट साइड चले जाएंगे तो वहाँ आपको अलग लैंग्वेज मिलेगी, है ना। आप अगर साउथ एरिया में चले जाएंगे तो आपको अलग लैंग्वेज मिलेगी। तो बहुत अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, और ये हमारे भारत का एक लक्षण है। ये हम प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं कि देखो हमारे वहाँ पे इतनी बोली, हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज में नहीं टिके रहते हैं, हमारे वहाँ बहुत सारी लैंग्वेज है ना। घाट घाट पर लैंग्वेज बदल जाती है ना। तो बहुत सारी लैंग्वेज चेंज होती है। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो बहुभाषी और निर्जातीय समाज, निर्जातीय मतलब क्या होता है ना। तो निर्जातीय विविधता, अलग अलग जातियाँ, निर्जातीय विविधता, बहुत सारी जातियाँ है ना। ये हमारे समाज की कह सकते हो मतलब दिक्कत वाली चीज़ भी है, लेकिन बहुत सारी जातियाँ हैं, वो भी एक फ़ायदे की चीज़ होती है। आगे हम बात करेंगे, अभी जाति व्यवस्था के बारे में डिटेल में बात करेंगे, है ना, उसको अलग से समझना हमको, ठीक है। और अगर हम बात करें तो और हमारे समाज की क्या विशेषता है, तो और हमारे समाज की विशेषता है कि सब चीज़ में विविधता है। क्या विविधता है, किस चीज़ में विविधता है, अभी हमने जो बताया, किसमें विविधता है, वस्त्र में, कपड़े पहनने में, और भोजन में, खाने पीने में विविधता, ये सब में विविधता है। आप साउथ इंडिया चले जाओगे, इडली डोसा आपको मिलेगा, है ना, मस्त लगता है खाने में, तो वो सब जगह अलग अलग है ना। और यहाँ की कोई इडली डोसा बनाता है नॉर्थ एरिया में, तो देखो कैसे बनाता है, अच्छा नहीं लगता। वहाँ पे जाके एक बार खा के आओ तो मज़ा, मस्त हो जाओ, है ना। तो जहाँ पे जो चीज़ फेमस फूड है वहाँ पे खाओगे तो मज़ा आएगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, खान पान हर एक एरिया का बदला हुआ है, वही तो उस जगह की खास बात होती है ना। आप गुजरात जाओगे, वहाँ पे आपको जो खाना मिलेगा वो आप नॉर्थ में आके नहीं खा सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, कि वहाँ की जो फूड की डाइवर्सिटी है वो अलग है, यहाँ की फूड की डाइवर्सिटी अलग है। वहाँ के लोग यहाँ आएंगे तो दाल चावल खा के उनका मन मुग्ध हो जाएगा, बिहार का लिट्टी चोखा खा के उनका मन मुग्ध हो जाएगा। तो ये अपने देश की डाइवर्सिटी है, ठीक है। अगर और आगे हम बात करें तो और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो और अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्यक्तिवाद भी है। व्यक्तिवाद मतलब कि व्यक्ति अपने आप में ही देखता रहता है, और उसके साथ साथ समूहवाद भी है। व्यक्तिवाद भी और समूहवाद भी। समूहवाद का मतलब क्या, ग्रुप में रहना, है ना। इन सब में आप देखोगे सभी चीज़ें हमारे भारत देश में मिलेंगी। शहर में चले जाओगे, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से मतलब ही नहीं। गांव में आ जाओगे, एक व्यक्ति जैसे आप सड़क पे निकले, और भैया क्या हाल है, और भैया क्या हाल है, बढ़िया है, सब ठीक है, ऐसे होने लगता है। लेकिन शहर में रहे तो वहाँ पे आपको कोई पूछने वाला नहीं। तो व्यक्तिवाद भी है और समूहवाद भी है। आपको ग्रुप में लोग दिखेंगे और आपको अकेले भी लोग दिखेंगे। तो ये बेसिकली बात है। तो ये हमारे भारत के कुछ प्रमुख लक्षण हैं जो हम दिखाते हैं। और उसके साथ साथ अध्यात्मवाद, अध्यात्म विश्वास करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म, है ना। और उसके साथ साथ भौतिकवाद, यानी जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना वो सब, है ना। तो इन सब में समन्वय है। हम लड़ते नहीं कि अध्यात्म बढ़िया है कि ये बढ़िया है, हमने मान रखा है भाई, तुमको मानना है भगवान को मानो, तुमको नहीं मानो तो भगवान को मात्र क्या मान, पत्थर को मानो। लेकिन मानने की बात है ना, अगर आप श्री कृष्ण को मानते हैं तो श्री कृष्ण की बातों को आप अपने अंदर आत्मसात करेंगे, नहीं मानते हैं तो आप किसी और की बातों को आत्मसात करेंगे। सबकी बातें एक ही तरह की तो है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। जो अध्यात्म को मानेगा वो योगा करेगा, वो मेडिटेशन करेगा, वो भगवान की भक्ति करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ये बेसिकली बात है, ठीक। और अगर हम आगे बात करें, ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो और हमारा जो भारत है वो बहुवर्गीय समाज है। बहुवर्गीय का मतलब क्या होता है, बहुत सारे वर्ग है ना। आप देखोगे कुछ सालों में, है ना, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये सब बने हुए हैं, हाई क्लास। तो ये सब वर्ग हैं हमारे भारत में, जिससे हम लोगों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे भारतीय समाज के लक्षण है। ये भारतीय समाज हमें प्रदर्शित करता है
है ना। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा कि भारतीय समाज के लक्षण क्या हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको जो है लिख लीजिए, बहुत बढ़िया होगा कि आप इसके नोट्स मेरे साथ बनाते चलेंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जब आपके एग्जाम पास में आएंगे और इसको रिवाइज कर रहे होंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब हम दोस्तों इसमें इतना ही रोकेंगे और इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। लेकिन भारतीय समाज की जो विशेषताएं हैं उनको हम लोग अभी सिर्फ पॉइंट वाइज देखेंगे। कल हम लोग यानी नेक्स्ट वीडियोस में, कल हो या परसों मुझे नहीं पता, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तब मैं इसके जितने भी मतलब मुख्य विशेषताएं उन सब मुख्य विशेषताओं को एक एक करके मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि एक एक वीडियोस को बनाते मुझे आधा घंटा लगभग में लगेगा और इस वीडियो को बनाते मुझे 20 मिनट के करीब हो रहा है। तो हम बात करते हैं भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं कौन सी होती है। दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। देखिए इसको आप अभी हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए और कल हम इसको मतलब अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, तो भारतीय समाज की विशेषताएं ठीक। तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है इसको थोड़ा हम फ्लो चार्ट में देख लेते हैं, बाकी एक एक करके डिटेल में देखेंगे ठीक। तो भारतीय समाज की पहली विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता भारतीय समाज में जो बहुत पहले से चली आ रही है वो है जाति व्यवस्था। कि हमारे जाति व्यवस्था में सजातीय विवाह होता है, यानी कि एक जाति जो सेम है वो दूसरी जाति, जो दोनों सेम जाति होगी तभी उनका विवाह हो सकता है, वरना फिर परिवार वाले बड़ी दिक्कत करते हैं। अब इसमें थोड़ी कमी आई लेकिन अभी भी ये बहुत बड़े मुद्दे पे भारत में ये हुआ है। तो जाति व्यवस्था बहुत पुराने समय की व्यवस्था है और ये व्यवस्था अभी तक चली आ रही है। आपको जैसे आपने कभी पढ़ा होगा हिस्ट्री वगैरह, तो हिस्ट्री में आपको पता होगा पहले हमारे भारत में वर्ण व्यवस्था चलती थी। जब आर्य लोग भारत में आए थे तो वर्ण व्यवस्था उन्होंने चलाया, 4 वर्ण होते थे, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 होते थे। उन चारों को आगे चल के वो कर्म प्रधान थे, यानी कर्म के आधार पर डिसाइड होता था, है ना। ब्राह्मण को पूजा पाठ और मंत्र और ये सब चीज़ें यज्ञ करने का अधिकार था, क्षत्रिय को युद्ध लड़ने का अधिकार था, वैश्य को व्यापार करने के और शिल्पकार ये सारी चीज़ें करने का अधिकार था, और शूद्र को बाकी तीनों वर्गों की सेवा करने का मतलब जो है दायित्व सौंपा गया था। और ये कर्म प्रधान थे। अगर कोई मान लो कोई शूद्र है जिसने वेद ग्रंथ अच्छे से पढ़े हैं, उसको आता है, तो वो यज्ञ भी कर सकता है, ये कर्म प्रधान होता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड आया, यानी बाद में वैदिक पीरियड आया, तो उसमें हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था को हमने धीरे धीरे बदल दिया, बदल के उसको हमने जन्म आधारित कर दिया। जन्म से शूद्र हो तो शूद्र ही रहोगे, वैश्य हो तो वैश्य रहोगे, ये रहोगे। उसके बाद इसको आगे चल के जाति व्यवस्था में बदल दिया गया। जाति व्यवस्था में बहुत सारी जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं, तमाम सारी जातियाँ हैं, है ना, जिनको हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो जाति व्यवस्था के प्रभाव इसको अब इसमें कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, जाति व्यवस्था आगे प्रासंगिक है कि नहीं, आगे बनी रहेगी, खत्म हो जाएगी, मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। हम गांव में किसी को सुनते तो देखते कहते कि जाति व्यवस्था 5-6 साल या 50-60 साल में खत्म हो जाएगी। भाई मुश्किल है, हमको लगता है 500-600 साल में भी नहीं खत्म होने वाला है, बहुत जड़ों में व्यक्ति के अंदर तक घुसा हुआ है। हम हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ मामले में जातिवाद दिखाता है। आप जितने भी मॉडर्न हो वो सिर्फ कहने के मॉडर्न हो। आप अगर कोई आपसे कहे कि मतलब जो आपको अगर शादी करना है किसी से, तो आप उस जाति को ध्यान में नहीं रखोगे अगर आप किसी से प्यार। लेकिन अगर आपके सिस्टर किसी दूसरी जाति में शादी करने को कहे तो आप उसी में तलवार उठा लोगे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अंतर मन से ही क्या है, जातिवादी। तो प्रत्येक व्यक्ति जातिवादी होता है। कास्टिज्म हमारे अंदर घुस चुका है, हमारे पैदाइशी से घुस चुका है ना। हम इसका विरोध तभी करते हैं जब हमारे ऊपर चीज़ें आती हैं, वरना हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो जाति व्यवस्था है। उसके बाद विवाह व्यवस्था है, विवाह प्रणाली, है ना, विवाह। अब आप देखोगे इस समय नए नए तरीके की विवाह हो रहे हैं। तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषता क्या है? विवाह। भारतीय समाज में विवाह होता है। विवाह कैसे होता है? विवाह बहुत अजीब तरीके से होता है। हम जैसे मान लो मुझको शादी करनी, तो मैं लड़की को नहीं देखूंगा, लड़की देखने के लिए मेरे पापा और मम्मी जाएंगे और मेरे फूफा फूफी जाएंगी और मामा मम्मी जाएंगे, ये लोग जाएंगे और रिश्ता तय करके चले आएंगे कि देखो तुम्हारी उसके साथ शादी तय कि तुमको शादी करना है इससे। तो ये हमारे भारत में होता है, क्योंकि भारतीय समाज विवाह को एक संस्कार की तरीके से मानता है। और उसके साथ साथ ये एक संस्था भी है, सबसे बहुत पुरानी संस्था है कि हमारे भारतीय समाज में विवाह है। अब विवाह में बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही हैं कि लोग विवाह नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। आपने जैसे कई सारी न्यूज़ें सुनी होंगी कि विवाह में मतलब मार दिया जाता है। भाई औरत है, उसको अपना पति नहीं पसंद, उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड था तो उसने उसके जरिए उसको मरवा दिया। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे। तो ये विवाह में प्रॉब्लम आ रही है। समलैंगिक विवाह हो रहे हैं, एक ही लिंग के लोग विवाह कर रहे हैं, यानी कि मेल मेल से विवाह कर रहा है, फीमेल फीमेल से विवाह कर रहा है, ट्रांसजेंडर से विवाह कर रहा है। तो ये आज की चुनौती है। और विवाह में लिव इन रिलेशनशिप का भी कॉन्सेप्ट आया। नहीं, अगर मैं चाहता हूँ किसी के साथ रह लूँ लेकिन शादी ना करूँ तो उसके साथ रह सकता हूँ। तो ये भी कॉन्सेप्ट है और ये कहीं ना कहीं सही भी है। मुझे कोई पसंद है, वो भी मुझे पसंद करती है, तो मैं दोनों साथ में रह सकता हूँ। इसके लिए मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ माई मतलब प्राइवेट थिंग, है ना, ये मेरी प्राइवेट चीज़ है ना।
तो आपको ये बात याद रखनी है ना। तो संविधान में भी हमको राइट टू लाइफ दिया गया है, राइट टू प्राइवेसी दिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको संविधान से दी गई है। तो विवाह एक पर्सनल मैटर होता है, इसमें किसी दूसरे का जो है बात ना हो, ज़्यादा बेटर है। आई आपको समझ में आया होगा विवाह भी एक क्या है, विशेषता है हमारे भारत की। और उसके साथ साथ परिवार, भाई परिवार बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है किसी व्यक्ति के विकास में, है ना। अगर आप किसी गरीब परिवार में जन्म लिए हो तो आपका विकास शायद धीमी गति से हो। अगर आप ऐसी जगह पे जन्म लिए हो जहाँ पे आपको दिक्कतें हैं, आपका कोई परिवार सही नहीं है ना, तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो परिवार एक बहुत बड़ी विशेषता है अपनी भारतीय समाज की, क्योंकि आपने पहले देखा होगा तो एक ही परिवार में बहुत सारे लोग रहते थे। जैसे मेरे पापा हैं, मेरे पापा की पत्नी, मैं, मेरे भाई बहन और मेरे चाचा के पत्नी और उनके भाई, उनके बच्चे, और उसके दूसरे चाचा उनकी पत्नी, उनके भाई बच्चे, और बुआ अगर है तो बुआ, दादी दादा है तो दादी दादा। तो इतने लोग मिलके 15-20 लोगों का परिवार हो जाता है। तो संयुक्त परिवार इसको बोलते हैं। आजकल कॉन्सेप्ट है एकल परिवार का, सिंगल फैमिली होती है, 4 लोग परिवार, ठीक है। छोटा परिवार सुखी परिवार में सुना होगा, तो ये छोटा परिवार होता है, ज़्यादा परिवार नहीं, माता पिता नहीं होते, बुआ चाचा ये सब लोग अलग रहते हैं। तो वो परिवार का कॉन्सेप्ट हमारे भारत में ये नहीं था, अब हो गया है ना। लेकिन ये चीज़ें बदलेंगी धीरे धीरे, और बदलेंगी धीरे धीरे। लोग शादी नहीं करेंगे तो परिवार ही नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एक शादी से क्या होता है, विवाह से एक पूरा परिवार का गठन होता है, वो बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। हम जब किसी व्यक्ति से शादी करते हैं तो उसके जितने भी रिश्तेदार वो मेरे भी रिश्तेदार हो जाते हैं। तो ये बेसिकली सोसाइटी में आपको समझना है। आगे अगर हम बात करें तो अब इसमें आप रिश्तेदार को भी ले सकते हो, रिश्तेदार, नातेदार, ये सारे। इनमें आपका हो सकता है कोई खून का रिलेशन हो, खून का रिश्ता ना हो सकता है, लेकिन ये आपके होते तो समाज की एक व्यवस्था ही तो है ना। तो ये सब अपनी भारतीय समाज की क्या है, विशेषताएं। 4 विशेषताओं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एग्जाम में यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे और इससे हर बार आते हैं। पिछली बार का एक क्वेश्चन था कि कोई व्यक्ति अगर अपनी मनपसंद औरत से, या कह सकते हो मनपसंद औरत नहीं, या अगर किसी दूसरी जात में विवाह करना चाहता है तो इससे रिलेटेड दिक्कतें क्या हैं, उसके परिणाम, उसके मतलब सुझाव क्या है, ये क्वेश्चन आया था ना। करना चाहता है जिससे भी किसी दूसरी जाति में शादी, तो उसके लिए तो विवाह और इसको मर्ज करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप याद रखना यूपीएससी में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, आप जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेट करके अदर टॉपिक्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स तैयार करने हैं। एग्जाम्पल्स आप कहाँ से तैयार करोगे, एग्जाम्पल आप विजन की मंथली मैगजीन उठा लो, विजन की मंथली मैगजीन, मंथली मैगजीन आप वहाँ से रेडी कर लो। हर महीने आपको सोसाइटी का अलग कॉलम मिलेगा और सोसाइटी के अलग कॉलम से आपको तैयार करना है सोसाइटी के लिए टॉपिक्स, एग्जाम्पल्स उसमें रेडी करने हैं, डाटा उसमें रेडी करने हैं, है ना। जैसे बात करें भारत में जाति विषमता कितनी है, तो भारत में कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कौन सी जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, ये डिटेल में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको डाटा पता होना चाहिए, समझ गए कि नहीं, कि भारत में इतने परसेंट ब्राह्मण हैं, इतने परसेंट यादव हैं, इतने परसेंट, सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में अगर आप इस तरीके लिखोगे तो आपके कॉपी चेकर के ऊपर बहुत बड़ा लोड पड़ता है कि भाई इतना अच्छा उत्तर लिखा तो नंबर तो देने पड़ते हैं। तो बेसिकली ये मेरी बात थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो मैंने सोसाइटी के बारे में थोड़ा आपको समझाया है और बताया सिलेबस के बारे में। अब हम लोग जो बात करेंगे अगली वीडियोज़ में, वो बात करेंगे जाति व्यवस्था के बारे में, विवाह के बारे में, परिवार और रिश्तेदार नातेदार। ये चारों चीज़ों के बारे में एक ही वीडियोज़ में खत्म कर लेंगे आधे घंटे में, जो आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ जरूर शेयर करना। हम आपको मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, जाति है ना भाई, जिसको जो है किसी से मोहब्बत है, इश्क है, वो इस अगर अलग जाति में है तो इस चीज़ से बहुत घृणा करता है, क्योंकि जाति व्यवस्था ने परिणाम बनाया